मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के पेपर सेकंड की यूनिट 4 का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडों का निर्माण, इंग्लिश में हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बताऊंगी। ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? एक चक्रीय हेमी एसिटल के हाइड्रोजन परमाणु का किसी कार्बनिक मूलक द्वारा प्रतिस्थापन करने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हम ग्लाइकोसाइड कहते हैं। ग्लूकोज से प्राप्त ग्लाइकोसाइड को ग्लूकोसाइड और फ्रुक्टोज से प्राप्त ग्लाइकोसाइड को हम फ्रुक्टोसाइड कहते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज की जो चक्रीय संरचना होती है उसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, उस कार्बोनाइल ग्रुप से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है, जैसे ग्लूकोज में C1 पर जो CHO और फ्रुक्टोज में C2 पर जो CO ग्रुप है, तो इन कार्बोनाइल ग्रुप से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन में भाग लेता है। इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये ग्लाइकोसाइडिक बंध किस तरह से बनता है या ग्लाइकोसाइड किस तरह से बनता है ये देखते हैं हम। यदि D+ ग्लूकोज का मिथेनॉल में विलयन बनाकर उसमें HCl गैस प्रवाहित की जाए तो 2 एनोमेरिक एसिटल का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर यह ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, यह ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर हम ग्लूकोज का मिथेनॉल में विलयन बना लें और उसमें HCl गैस प्रवाहित करें तो हमें 2 प्रकार के ग्लाइकोसाइड्स प्राप्त होंगे। एक ग्लाइकोसाइड होगा मेथिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड और दूसरा होगा मेथिल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में अंतर है। यहाँ पर अल्फा डी इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर ये जो OCH3 ग्रुप है इसकी पोजीशन राइट हैंड साइड पर है। अगर OCH3 की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पर होगी तो हम इसे कहेंगे बीटा डी। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड का जो गलनांक है वो 165 डिग्री सेल्सियस है और स्पेसिफिक रोटेशन है इसका +158 डिग्री। इसी तरह से मेथिल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड का जो गलनांक है वो 107 डिग्री सेल्सियस है और स्पेसिफिक रोटेशन है -33 डिग्री। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में अंतर है और हमें इस तरह से इन 2 ग्लाइकोसाइड्स का मिश्रण प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं कि इन ग्लाइकोसाइड के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या है। एक शुगर है, ग्लूकोज है, इसकी जब एसिडिक विलयन में रिएक्शन की जाती तो एसिड का H+ इस OH पर जो ऑक्सीजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिएक्शन करके OH2+ बना लेता है। यहाँ देखिए ये OH2+ बना लिया। यहाँ पर ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस H+ को दे दिए, इसलिए ऑक्सीजन पर आ गया प्लस चार्ज और बन गया OH2+। अब ये जो OH2+ बनने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और खींचकर H2O के फॉर्म में यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के कारण इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इस कार्बन एटम के पास में जो ऑक्सीजन एटम उपस्थित है इस पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देकर इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो कि स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वापस खींचना खींचता है और ये ऑक्सीजन पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर यहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन इस वाले कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण जब हम इसकी रिएक्शन मेथनॉल के साथ करते हैं तो मिथेनॉल में
जो ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इस कार्बन एटम पर आकर ऐड हो जाते हैं, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं। यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन दो तरह से हो सकता है, या तो अगर ये इस तरफ से आए यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर आकर जुड़े इसके, तो OCH3H इस तरह से जुड़ जाएगा। यहाँ पर O ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम को देकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे जुड़ गया है। और जुड़ने के बाद चूंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी है इसमें, तो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस ऑक्सीजन एटम को दे देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है और हमको प्राप्त हो जाता है मेथिल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। इसी तरह से अगर ये यहाँ से अटैक करता है CH3OH, ओप के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन एटम पर एक्सियल पोजीशन पर आकर अगर जुड़ते हैं यहाँ पर, तो इस तरह से हमको एक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है जिसमें कि चूंकि ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए इस कार्बन एटम को, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हमें ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है। इसमें चूंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स दे जाता है इस ऑक्सीजन एटम को, जिससे ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है मेथिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, जिसमें OCH3 की जो पोजीशन है वह एक्सियल पोजीशन है, जबकि मेथिल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड में OCH3 की जो पोजीशन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो हमको दो एनोमेरिक फॉर्म प्राप्त हो जाते हैं, एक होता है बीटा और दूसरा होता है अल्फा। तो इनका मिश्रण हमको प्राप्त होता है दोनों ग्लाइकोसाइड्स का। तो इस तरह से हम ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मिथनॉल HCl की उपस्थिति में मिथेनॉल के साथ करते हैं, यहाँ ये कह सकते हैं मिथेनॉल में सॉल्यूशन बनाकर HCl के गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमें दो पायरेनोसाइड्स का मिश्रण प्राप्त होता है जो कि दोनों एक दूसरे के एनोमर है, एनोमेरिक फॉर्म है। ये जो ग्लाइकोसाइड्स हैं ये क्षारीय विलयन में स्थायी होते हैं, लेकिन अगर विलयन एसिडिक कर दिया जाए तो हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होने पर इसमें दो पार्ट बनते हैं। एक शुगर पार्ट है, ये शुगर पार्ट बनता है, और दूसरा बन जाता है एक नॉन शुगर पार्ट जिसको हम कहते हैं एग्लाइकोन, जिसमें कि 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमको कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट वाला एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम कहते हैं एक ग्लाइकोन, और ये शुगर पार्ट कहलाता है। शुगर है ये, यहाँ पर ये शर्करा प्राप्त होती है हमको और एक ग्लाइकोन प्राप्त हो जाता है। अगर हम यहाँ जो ग्लाइकोसाइड है उसका मीडियम एसिडिक कर देते हैं तो वो हाइड्रोलाइज होकर शुगर और एक ग्लाइकोन को बनाता है, लेकिन क्षारीय विलयन में जो ग्लाइकोसाइड है वो स्टेबल फॉर्म में रहता है। फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, ईथरों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। यहाँ जो मेथिल ग्लाइकोसाइड है इसकी रिएक्शन जब हम NaOH की उपस्थिति में डाइमेथिल सल्फेट के साथ करते हैं तो यहाँ पर देखिए OH की उपस्थिति में क्या मैकेनिज्म होती है कि OH की उपस्थिति में यहाँ पर ये जो C2 कार्बन एटम है इसका जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाता है। H+ और OH- मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो यहाँ से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब हम इसकी रिएक्शन डायमेथिल सल्फेट के साथ करते हैं तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं, तो CH3 पर आता है प्लस चार्ज और O पर आ जाता है माइनस चार्ज। तो जो CH3 प्लस पार्ट है वो इस O- से आकर जुड़ जाता है और हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये यानी कि जो C2 कार्बन एटम है वो C2 कार्बन एटम पर एक जो हाइड्रोजन है वो मेथिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड
हो गया है एक तरह से, और यहाँ पर बन गया जो ग्रुप बन गया है वो बन गया है OCH3 ग्रुप। अब हम इसका अगर और मैथिलीकरण करते हैं तो जितने भी OH ग्रुप के हाइड्रोजन एटम है वो सभी हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं डाइमेथिल सल्फेट के द्वारा, मेथिल ग्रुप के द्वारा यहाँ पर रिप्लेस हो गए। मेथिल H के स्थान पर मेथिल आ जाता है, यहाँ पर भी H के स्थान पर मेथिल आ जाएगा और यहाँ पर भी H के स्थान पर मेथिल ग्रुप आ जाता है, और इस तरह से हमें पेंटामेथिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है। इस पेंटामेथिल व्युत्पन्न को अगर एसिड की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज करें तो यहाँ पर ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये रिंग स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये रिंग टूट जाती है और हमें विवृत श्रृंखला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। और जो हाइड्रोलाइज करते हैं अगर हम पेंटामेथिल व्युत्पन्न को तो हमें प्राप्त होता है 2,3,4,6 टेट्रा ऑक्सीमेथिल डी ग्लूकोज। तो हम इस तरह से ईथर के फॉर्मेशन को बता सकते हैं कि हम मेथिल ग्लाइकोसाइड से स्टार्ट करके पेंटामेथिल व्युत्पन्न किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ग्लूकोज से हम एस्टर्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। अगर हम बीटा डी ग्लूकोज जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, इसकी रिएक्शन पिरिडीन की उपस्थिति में अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो यहाँ पर जितने भी OH ग्रुप है उनका एसिटाइलेशन हो जाता है और हमें पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। जिस यहाँ पर ये रिएक्शन के दौरान यहाँ पर बीटा, चूँकि हमने बीटा डी ग्लूकोज लिया है तो हमें जो पेंटा एसीटेट प्राप्त होगा वो बीटा ग्लूको पेंटा एसीटेट प्राप्त होगा। यहाँ 5 एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, एक स्ट्रक्चर 1 पर, फिर ये 2 पर, 3 पर, 4 पर और एक यहाँ पर 6 पोजीशन पर एसिटाइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हमको 5 एसिटाइल ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे बीटा ग्लूको पेंटा एसीटेट। ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अगर हम बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं तो हमको जो पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है वो बीटा ग्लूको पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज के स्थान पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज लें तो हमें अल्फ़ा ग्लूको पेंटा एसीटेट प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कि राइबोज जो शुगर है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या होती है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर दोनों ही एल्डोपेंटोज है। यहाँ पर ये देखिए, ये C1 कार्बन एटम है, ये राइबोज स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर है। ये C2 कार्बन एटम, ये C3, ये C4 और यहाँ पर ये C5 कार्बन एटम, ये C4 और C1 कार्बन एटम के बीच में ये ऑक्सीजन एटम है। तो हम इस तरह से राइबोज स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। राइबोज जो शुगर है एल्डोज पेंटोज है वो RNA में पाया जाता है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर में सिर्फ एक ही भिन्नता है कि यहाँ पे जो C2 कार्बन एटम है इसमें राइबोज में जहाँ OH ग्रुप है वहाँ डीऑक्सीराइबोज में केवल H ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये DNA में पाया जाता है और DNA में के स्ट्रक्चर में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके C1 कार्बन एटम पर नाइट्रोजन क्षारक जैसे प्यूरिन क्षारक और पिरिमिडीन क्षारक यहाँ पर C1 कार्बन एटम पर जुड़ते हैं और C3 कार्बन एटम और C5 कार्बन एटम पर फॉस्फेट के द्वारा ये दूसरे शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से एक DNA के स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिंक होता है। 1 पर तो है नाइट्रोजन बेसेस है जो कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स है और 3 और 5 पर ये फॉस्फेट के द्वारा दूसरे शुगर मॉइटी के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम
राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर दोनों के स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। राइबोस शुगर आरएनए का पार्ट है और डीऑक्सी रिबोज शुगर डीएनए का पार्ट है। ये दोनों ही हमारे आनुवंशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। डीएनए की जो संरचना है, डीएनए आरएनए दोनों ही आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए कार्यशील होते हैं। धन्यवाद।